आईएएस एकेडमी के कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के क्लास में मैं आफाक सर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉमनल अवार्ड और पूना समझौता, जिसकी हम लोग बिंदुवार तरीके से विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी गोलमेज सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले याद क्या करना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ है, जिसका स्थान है सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में हुआ है। लॉर्ड विलिंगटन को इस समय भारत का वाइसराय बनाया गया है। 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन की शुरुआत हुई है और इस सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग लिया। जैसा कि हम लोग पूर्व के वीडियो में इस बारे में अध्ययन कर चुके होंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो गांधी और कांग्रेस जो है शामिल नहीं हुआ था और उस समय चल रहा था आंदोलन नमक सत्याग्रह, जिसके बाद जो है अंग्रेजों को यह प्रतीत हुआ कि बिना कांग्रेस के भारत के संवैधानिक निर्णय नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को मना लिया गया और गांधी को मना लिया गया गांधी-इरविन पैक्ट के माध्यम से कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसी कारण से यहां पर जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो गांधी यहां पर जो है एक जहाज है GS यानी गांधी जो है SS राजपुताना, इस जहाज से वो 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जी ने एक व्यक्ति को और ले जाना चाहा जिनका नाम है डॉक्टर अंसारी, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, कांग्रेस की तरफ से उसे शामिल करना चाहते थे, मगर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उससे इजाजत नहीं दिया। तो याद रखेंगे वाइसराय इसको जो है सहमत नहीं हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 टोटल प्रतिनिधि भाग लिया है और कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से जो है यानी कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उसकी तरफ से एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई थी, यानी उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। इनके साथ एनी बेसेंट भी गई थी और चूंकि आपको पता है एनी बेसेंट तो कांग्रेस की सदस्यता से पहले ही जो है वो इस्तीफा दे दी थी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिन्होंने एनी बेसेंट ने एक्चुअल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। अब इसमें ध्यान रखेंगे यहां पर मामला क्या हुआ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे, सारे प्रतिनिधि बैठे, जैसे BR अम्बेडकर भी इसमें मौजूद हुए और अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए, जिन्ना भी शामिल हुए, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था अलग निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी, जिसको लेकर तू मैं होने लगा। यानी यहां पर जो है अलग निर्वाचक मंडल को लेकर जो है सम्मेलन बीच में ही विफल हो गया, यानी एक तरह से सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो 1 दिसंबर 1931 को जो डेट है 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी निर्णय के वापस हो गया, यानी यहां पर कोई ऐसा निर्णय या डिसीजन नहीं हो पाया। हम इसको कट कर दे रहे हैं, यानी किसी बिना निर्णय के इसको समाप्त कर दिया। मुद्दा क्या था, अलग निर्वाचक मंडल का मामला, अलग निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी, यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जा रही थी और चूंकि इसी कारण से जो है कई समुदाय आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में जो है गांधी जी वापस आ गए और जब भारत पहुंचे 28 दिसंबर 1931 को, तो उन्होंने जब उनका जो सम्मान और जो उनका स्वागत किया जा रहा था उस समय उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया है। मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु देश की इज्जत को मैंने बट्टा लगने नहीं दिया है। हालांकि गांधी जब इस आंदोलन को भी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले आए, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार भी जो है अब ज्यादा पहले से जो है वो क्या हो गई, खूंखार हो गई, अब जो है वो बदला लेना चाहती है और भारत में जो है दमन पूर्वक जो है कार्रवाई करना चाहती है। इसी क्रम में एक व्यक्ति है फ्रैंक मॉरिस, उन्होंने गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट किया, अर्धनंगा फकीर की ब्रिटिश पीएम से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का जो दृश्य है अपने आप में अनोखा व दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। यानी फ्रैंक मॉरिस ने कहा इनको अर्धनंगा फकीर, चूंकि इनका वेशभूषा तो आपको पता ही है कम से कम वस्त्र धारण करते थे। हालांकि कई किताबों में जो है चर्चिल का नाम आता है, मगर ऐसा नहीं है, फ्रैंक मॉरिस को याद रखिएगा, फ्रैंक मॉरिस ने ऐसा कहा अर्धनंगा फकीर। जब वो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा तो उसे अर्धनंगा फकीर कह के संबोधन किया। हालांकि ओवरऑल देखा जाए राउंड टेबल 2 जो है पूर्णतः विफल रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है,
कि अब इसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ। चूंकि अंग्रेजों ने, हमने पहले ही बोला कि दमन और फूट डालो और शासन करो, वो करना चाहती थी, इसीलिए इसी क्रम में उन्होंने लाया एक नया चीज, कॉमनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, जिसकी घोषणा की गई उस समय 16 अगस्त 1932। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। डेट तो हम लोग को पहले से पता है, 16 अगस्त 1932। ये प्योर सांप्रदायिक पंचाट है, कॉमनल है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उस समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण। अब यहां पर दूसरा नंबर पॉइंट है कि ये तो ठीक है भाई, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटों का तो आरक्षण, तो चलिए यहां पर तो ठीक है पॉइंट, मगर उनके जो सुरक्षित सीट है उसका चुनाव जो है पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा किया जाएगा। अब चूंकि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय में पहले से मुसलमान और सिख पहले से ही शामिल थे, शायद आपको पता ही होगा, मुसलमान जो है उनको पहले से ही किया गया था, सिख को भी जो है 1919 के एक्ट में कर दिया गया था शामिल, यानी माइनॉरिटीज में। अब जो है ये कॉमनल अवार्ड के माध्यम से क्या किया गया कि दलित वर्ग को, यानी नया कानून में अल्पसंख्यक समुदाय में किसको शामिल कर लिया गया, दलित को भी अल्पसंख्यक मान लिया गया। और इसका मतलब ये हो गया कि दलित वर्ग जो है को अब हिंदू से अलग मान लिया गया, यानी बांटने की पॉलिसी, दलित को हिंदू से अलग करने का पॉलिसी। स्वाभाविक सी बात है, ये कॉमनल अवार्ड का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बड़ा ये जो है वो प्रयास किया गया, यानी बांटने का प्रयास किया गया भारतीय समाज के हिंदुओं को। यानी अब इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का अलग से प्रोविजन किया गया। ऐसे में जो है कुछ दलित नेता इस बात से तो सहमत थे कि भाई उनको मिल रहा अधिकार, मगर गांधी जी का यहां पर मानना है कि भाई हिंदू में एक और विभाजन जो कि असहनीय है, गलत है, इसका वो उन्होंने खंडन किया। तो इसी क्रम में जो है एक और घटनाक्रम यहां पर देखा जा सकता है, वो है मामला क्या कि गांधी जी इस समय जो है जेल में है और पूना के यरवड़ा जेल में है, पूना के यरवड़ा जेल में है। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इसके खिलाफ में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में, तो डेट याद रखेंगे, 20 सितंबर 1932 को कहां पर, तो यरवड़ा जेल। यरवड़ा जेल में कहां पर यरवड़ा जेल है, तो आपको पता ही है, पूना में है। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, गांधी ने क्या कर दिया, आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन यानी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्लियर? अब भूख हड़ताल पे बैठ गए इस बात को लेकर, चूंकि वो जितने भी दलित नेता हैं और उस समय जो है अंबेडकर हैं, उनको वो एक तरह से कहना ये चाह रहे हैं कि हिंदुओं में एक और विभाजन ना हो। इसी बात को लेकर जो है दो अलग अलग खेमा बढ़ गया, एक है गांधी एक तरफ से और दूसरे तरफ से जो है उस समय BR अंबेडकर हो गए। अब यहां पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। यहां पर याद रखिएगा कुछ व्यक्ति, विशेषकर उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख लोग हैं, खास करके मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी, उन लोगों ने अथक प्रयास किया और उस अथक प्रयास के बाद से 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को हम लोग कहते हैं पूना समझौता। फिर से याद रख लीजिएगा क्या हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, किन कौन लोग हैं, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप अंबेडकर और गांधी के बीच में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। क्योंकि हुआ क्या, गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठ गए थे यरवड़ा जेल में, तो उनका सेहत यानी काफी स्वास्थ्य खराब होने लगा था और अंबेडकर को मनाने का काफी प्रयास किया गया। फाइनली इन लोगों ने, जो मदन मोहन मालवीय हैं, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास या सी राजगोपालाचारी ने काफी प्रयास किया और फाइनली 26 सितंबर को जो है पूना समझौता। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पूना समझौता में हुआ क्या। एक्चुअल में पूना समझौता में जो सरकार का जो निर्णय है उसका विरोध किया गया, और दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है कि प्रांतीय विधानमंडल में अब गांधी ने जो है यानी प्रांतीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 147। याद रखिएगा कहां पर, स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, 71 से 147। ऐसा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। दूसरा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में या लेजिस्लेचर में हरिजनों के लिए जो सुरक्षित सीट है उसकी संख्या लगभग 18% का इंक्रीज कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। ये दो फैक्ट ऑलवेज याद रखिएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेने हैं। इसमें हुआ क्या, प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीट जो आरक्षित सीट है उसकी संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में लगभग जो हरिजनों के लिए सुरक्षित सीट थी उसकी सीटों की संख्या लगभग 18% का वृद्धि कर दिया गया। अब आते हैं तीसरा बड़ा घटनाक्रम है इस समय का, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। डेट आपको याद रख लेना है, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मगर हमको याद रखना है। जैसे B.R. अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए, उनको भी याद रखना है। डेट है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि अब गतिविधियां, चूंकि भारतीय राजनीतिक जो प्रयास किए जा रहे थे संवैधानिक निर्माण का, उसको अब रोकना नहीं चाहती है सरकार, यानी संवैधानिक सुधार का जो मार्ग था उसको जारी रखना चाहती है। यानी सरकार जो है संवैधानिक सुधार को जारी रखना चाहती है और भारत के लिए एक निर्णय करना चाहती है। इसी क्रम में, इसी के लिए 17 नवंबर 1932 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में आयोजन हुआ है, और इस समय जो है भारत सचिव चेंज हो गए हैं, सैमुअल होर है, सैमुअल होर। हालांकि इस समय वो गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे, और इस समय टोटल जो है 46 मेंबर्स ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। और एक बात और याद रखेंगे, वैसे किसी लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा गया जो कि अड़चन या कोई बाधा उत्पन्न करते थे, यानी इस बिल को जल्दी जल्दी में पास करवाना चाहती है, वॉक ओवर दिलवाना चाहती है। इसीलिए ऐसे किसी लोग को सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया गया। इसीलिए 46 प्रतिनिधि इसमें केवल भाग लिए। अब आते हैं अगला घटना, जॉर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी। याद रखेंगे कौन है, जॉर्ज लैंसबरी। क्लियर है। दूसरा है, इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया जो कि हम लोग अभी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि जिनसे विरोध की संभावना थी और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती, या कोई सांप्रदायिक थे या कुछ इस तरह के विरोधी थे। अब है कि 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति फाइनली हो गया। बस आपको डेट याद रखना है, कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, और कुछ बिंदु पर हम लोगों ने जो प्रकाश डाला। एक फाइनली व्हाइट पेपर जारी हुआ, श्वेत पत्र, यानी किसी भी सम्मेलन का एंडिंग होता है तो फाइनल एक कंक्लूजन पेपर निकलता है जिसको व्हाइट पेपर हम लोग कह रहे हैं, श्वेत पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया, विचार करने के लिए एक कमिटी बनाया गया, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक ज्वाइंट कमिटी बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिनलिथगो जो बाद के काल में भारत के वाइसराय भी बनेंगे, इनको याद रखिएगा, 40 के समय में यही रहेंगे भारत के वाइसराय। तो इनके अध्यक्षता में किया गया एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बना, यानी एक तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का यहां पर गठन हुआ लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। किस बात के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाए। फाइनली 22 नवंबर 1934 को एक रिपोर्ट आया। किसका आया, लॉर्ड लिनलिथगो समिति का। रिपोर्ट कब आया, डेट है पॉइंट आउट कर लीजिएगा, 22 नवंबर 1934 को आया। संयुक्त समिति की जो यानी ज्वाइंट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सैमुअल होर द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। यानी भारत शासन विधेयक कब पेश किया गया, 19 दिसंबर 1934 को। और फाइनली 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने अपनी सहमति दे दी, यानी मोहर मार दिया। और फाइनली जो है अब क्या हो गया, विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ। तो ये भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तौर पर यह पारित हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो बिंदुवार चर्चा किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा हमने कॉमनल अवार्ड के बारे में चर्चा किया और पूना समझौता के बारे में। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अर्थात शेयर करें। धन्यवाद।